नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। रोज की तरह दोपहर 2 बजे हमारे 4 सहयोगी दिल्ली, लखनऊ, पटना और मुंबई से हाजिर हैं। सबसे पहले आज हम आपके सामने बात रखेंगे पीओके की और आपको विस्तार से बताएंगे बाद में कि किस तरह से पीओके धीरे धीरे भारत के पास वापस आने वाला है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कह दिया है कि एक दिन पीओके भारत का होकर ही रहेगा और भारत अपनी जो कूटनीतिक स्थितियों पहले ही साफ कर चुका है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो पीओके पर और आतंकवाद पर ही होगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आर्मी प्रमुख जब आज स्वामी रामभद्राचार्य से मिले तो स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या भविष्यवाणी की है। लेकिन इस खबर को हम विस्तार से बाद में रखेंगे। पहले चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित अगली खबर को आपके सामने रखेंगे। विकास, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर आए दिन इतिहास जमा लोगों के ऊपर राजनीति होती रहती है। जो लोग इतिहास में गुजर गए उनको लेकर मौजूदा राजनीति में हलचल मचती है और इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्ववादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर भी, माफ कीजिए, उनके नाम पर भी जो है राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में एक बयान दिया है और उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसी पर हम आगे बात करेंगे। एक दिन में 14 पुलिस मुठभेड़ हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे यूपी में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शार्प शूटर नवीन को आज हापुड़ में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। साथ ही कैसे पश्चिमी यूपी के कई लोग दुबई से गोल्ड कैप्सूल के रूप में सोने की तस्करी करते हैं, इस रैकेट के बारे में आज विस्तार से बात करते हैं। लेकिन चलेंगे पटना, जहां की धरती पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां पर प्रभाकर, जो बताएंगे आगे की खबर। के सड़क मौजूद है नेहरू पथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ रोड शो करेंगे और ये रोड शो जो है ये बहुत ही भव्य होने जा रहा है। भाजपा ने इसकी काफ़ी तैयारी की है। 2 दिवसीय दौरे पे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज इस रोड शो के बाद वो भाजपा कार्यालय में उनकी मीटिंग है। भाजपा के सभी विधायकों, मंत्रियों और एमपी जो है उनके साथ मीटिंग है और उसके बाद कल उनका रोहतास जिले में कार्यक्रम है। तो पहले इस रोड शो की बात कर लें और भाजपा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं इस रोड शो को कामयाब बनाने में, पहले उनसे बात करके समझते हैं कि आखिर आपने बताइए ये तैयारियां क्या क्या की हैं, कितना भव्य बनाने की इसको कोशिश है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधान सेवक बिहार में आ रहे हैं पहली बार। उस घटना के बाद इसी बिहार की धरती से इन्होंने देश को वादा किया था और आतंकवादियों को चेतावनी दी थी। उसके बाद प्रधान सेवक के स्वागत के लिए 32 से 35 जगह सभी स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन तिरंगे के नेतृत्व में, त्याग, शांति और हरियाली का जो प्रतीक है हमारा, उसके नेतृत्व में। देखिए मैं आपको पहले दिखाऊं, ये जो बता रहे हैं थोड़ा सा पीछे हटिए। देखिए ये पीछे स्टेज देखिए आप, ये जो स्टेज देख रहे हैं ऐसे स्टेज जो है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल दिख रहा है आपको और साथ में पोस्टर्स लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के। तो ऐसे स्टेज जगह जगह पर बनाए गए हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ये सफ़र होगा प्रधानमंत्री का और इस 4 किलोमीटर के सफ़र में प्रधानमंत्री का स्वागत अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। ये बताइए कि जो विपक्ष है वो आरोप ये लगा रहा है कि आप भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर बेच रहे हैं और ये एक तरह से ये चुनावी तैयारी है आपकी। विपक्ष को कोई काम नहीं है। चुनावी तैयारी रहती तो हमारा एक भी झंडा हमारी पार्टी का नहीं है, तिरंगा झंडा है और अलग अलग संगठन के लोग इसकी प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे हुए हैं। देश का अभिमान प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके एवज में आज हम लोगों प्रधानमंत्री के स्वागत में हैं। इसमें कोई चुनावी तैयारी। प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी सजग हैं और काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों चाहे इनके विधायक हों। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि ये जो पूरा शो है, ये जो रोड शो होना है, इसे भव्य बनाया जाए। और ये रोड शो लगभग 4 किलोमीटर का होगा। प्रधानमंत्री जहाँ यहाँ उतरेंगे उसके बाद पहले वो पटना एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। उसके तुरंत बाद वो बिहटा में जो पटना का नया एयरपोर्ट बन रहा है उसकी आधारशिला रखेंगे और उसके बाद शुरू होगा ये रोड शो।
रोड शो खत्म होगा, लगभग 1 घंटे का रोड शो होगा, 4 किलोमीटर का यात्रा उनका होगा प्रधानमंत्री का, और उसके बाद वो सीधे जाएंगे भाजपा कार्यालय। हमारे संवाददाता जो हैं शिवम कुमार और रमन राय और मैं खुद हम इसके जगह जगह पे मौजूद रहेंगे और पूरे का पूरा जो रोड शो होगा अपने एनडीटीवी के दर्शकों को हम लाइव दिखाएंगे, इसके सारे रंग आपको दिखाएंगे। शिवम हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं जो कि इस रोड शो को कवर करेंगे, और वो भाजपा कार्यालय के पास इनकम टैक्स गोलंबर जो है वहाँ पे वो मौजूद हैं। तो शिवम, ये बताइए, जो आप तैयारी देख रहे हैं, भाजपा ने उसको कितनी भव्य बनाने की तैयारी की हुई है? क्योंकि पूरी की पूरी ताकत जो है वो लगता है कि भाजपा ने झोंक दी है इस शो को मेगा शो बनाने के लिए। जी प्रभाकर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, और पूरे पटना को ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से पाट दिया गया है। आप मेरे पीछे की भी तस्वीर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही जो स्टेज है वो बनाया जा रहा है। हर एक चौक चौराहे पर जो तिरंगा है उसे लगाया गया है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रोड शो की शुरुआत होगी तो उसमें लाखों लोगों के आने का अनुमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी जो है कई दिनों से किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। तो हर एक चौक चौराहे पर जो है वो पोस्टर के साथ साथ जो जितने भी स्टेज बनाए जा रहे हैं सभी पे ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र है वो किया जा रहा है। पीछे की भी आप तस्वीर देखिए तो यहाँ पर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो अभी स्टेज पे लगाए जा रहे हैं। तो अंतिम रूप की जो तैयारियां हैं वो अब हो रही है। चलिए जी, बिल्कुल लगभग 5 बजे से प्रधानमंत्री का तैयारी आपने शिवम रोड शो दिखाई। जी शिवा, आपने वो पूरी तैयारियां दिखाई, और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम जब धूप में खड़े हैं तो यहाँ आप इसे तपतपाती हुई गर्मी है, और आप उसकी तपिश जो है मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। मेरे सहयोगी रमन राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन राय भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, और इससे पहले कि मैं रमन राय के पास जाऊं, प्रधानमंत्री जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं, अलीपुरद्वार में। चलिए सीधे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। साथियों, ये समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में
गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण
टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं, मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं ठीक है। होने देगी। तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार में वहाँ बोल रहे थे। और बात अब हम फिर से वापस कर रहे हैं पटना में उनके रोड शो की। तो इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री जो है वो भाजपा के कार्यालय जाएंगे, जो पटना में उनका कार्यालय है। और वहाँ पे हमारे संवाददाता रमन राय मौजूद हैं। रमन, आप ये बताइए कि इस रोड शो के बाद, आप रोड शो में भी मौजूद रहेंगे, इस रोड शो के बाद भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? जी प्रभाकर, देखिए साफ तौर से इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है और प्रधानमंत्री जब रोड शो खत्म करके यहीं पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, और यहां पर बीजेपी नेताओं के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम जितने भी बीजेपी के मंत्री, विधायक और सांसद हैं उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यालय में बैठक करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तमाम सिक्योरिटी लेयर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा। और जब बीजेपी कार्यालय में वो पहुँचेंगे तो यहाँ पर बीजेपी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त भी बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की एक बैठक चल रही है और जब शाम में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रभाकर। जी बिल्कुल, धन्यवाद रमन। तो ये रमन राय और शिवम कुमार हमारे संवाददाता थे, जो कि इस पूरे रोड शो में अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे और आपको उनके इस रोड शो के विभिन्न रंग दिखाएंगे। और कल जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री का रोहतास में कार्यक्रम है, जहां लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाओं को वो बिहार को समर्पित करेंगे। तो कुल मिलाकर भाजपा ने काफ़ी तैयारी की है इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना से। और आपको हम अपने दर्शकों को, एनडीटीवी के दर्शकों को यहाँ से लगातार लाइव कवरेज दिखाएंगे, यहाँ से जब प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ से शुरू होगा। तो बिहार से आज इतना ही और बाकी खबरों के लिए हम रुख करते हैं मुंबई का, मेरे सहयोगी दीक्षित के पास। धन्यवाद प्रभाकर। और मुंबई से खबर है सावरकर के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर इतिहास जमा लोगों के बारे में भी आए दिन राजनीतिक हलचल हो जाती है और उसी कड़ी में फिर से एक बार स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। और ताज़ा बवाल का कारण यह है कि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है पुणे की कोर्ट में। दरअसल उनके खिलाफ पुणे की कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है और इसी सिलसिले में उनकी ओर से बयान दिया गया और बयान देते वक्त ये कहा गया कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का सावरकर के साथ रक्त संबंध था। और इस बात को जो इस मामले के याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस बात को छुपाया है और अदालत इस पूरे मामले में ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाले, इस तरह की याचिका जो है दायर की गई। और उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल भी हुआ है। खास करके महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके एक नासिक के नेता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी अब नासिक में आते हैं तो उनके मुंह पर कालिख पोती जाएगी और उन पर पथराव किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है, जो उनके पोते हैं वीडी सावरकर के पोते, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी है। पहले आइए हम सुनते हैं कि आखिर अदालत में राहुल गांधी की ओर से क्या कहा गया। राहुल कुलकर्णी जो मेरे पुणे के सहयोगी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार से बात की। आइए सुनते हैं क्या बताया उन्होंने। एनडीटीवी में स्वागत है। मेरे साथ एडवोकेट मिलिंद पवार सर जुड़ गए हैं, जो श्री राहुल गांधी की पुणे में जो डिफेमेशन केस चल रही है, जो सात्यकी सावरकर इन्होंने फाइल की है, तो इन्होंने एक 17 पेज वाला एक
लेटर लिखा है कोर्ट में और उसमें उन्होंने ये मांग की है कि सावरकर, सात्यकी सावरकर की जो फैमिली ट्री है उसको प्रोड्यूस किया जाए। क्यों? सात्यकी सावरकर की फैमिली ट्री नहीं, सात्यकी सावरकर की माँ की तरफ से। ओके। बिकॉज सात्यकी सावरकर जी ने ये कंप्लेंट फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ वारस, हिंदी में वारस क्या बोलते हैं उसको, वारस, एज अ वारस ऑफ विनायक सावरकर। ये कंप्लेंट उन्होंने फाइल किया। ये कंप्लेंट में उसने खुद लिखा है कि अशोक सावरकर, हिमानी सावरकर आर माय पेरेंट्स। दिखा दीजिए ऑडियंस को। हाँ। जब कंप्लेंट फाइल किया तो उसमें लिखा है अशोक सावरकर, हिमानी सावरकर ये मेरे माताजी पिताजी और उनका लड़का सात्यकी सावरकर। लेकिन हमने जब डिमांड किया इसका कॉपी के बारे में तो उन्होंने हमें कॉपी जो दिया उसमें से माँ का नाम मिसिंग था कि ये सब रिलेशन में वो केस में भी आरोपी थे। ये केस जो है ये पूरे इतिहास के पुरावे के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने एप्लीकेशन दिया कि जब सावरकर के फैमिली की वंशावली उन्होंने दिया है तो माँ की तरफ से भी आना चाहिए। ये इसने नहीं फाइल किया तो उसका डायरेक्शन दे दो, माँ की तरफ की पूरी वंशावली कोर्ट के सामने आना चाहिए। ठीक है, ये जो फैमिली ट्री है उसकी आपके केस से क्या अहमियत है? अभी ये सावरकर फैमिली और गोडसे फैमिली, अभी इसके बाद विनायक सावरकर का पंतु सात्यकी सावरकर और बाय रिलेशन गोपाल गोडसे का नातू सात्यकी सावरकर, तो ये दोनों रिलेशन में आ गए। महात्मा गांधी के केस में भी उनका सहभाग था। राइट। तो ये केस पूरा जो डिपेंड है वो सब हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के ऊपर है। जब केस शुरू हुआ राहुल गांधी जी को जमानत मिल गई, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया था दिस इज केस ऑफ समरी ट्रायल, लेकिन ये सब इतिहास के मुद्दों के ऊपर डिपेंड केस है तो इसको समरी से समझ केस में कन्वर्ट करो। आपका एनडीटीवी में स्वागत है। मेरे साथ एडवोकेट मिलिंद पवार सर जुड़ गए हैं। तो ये आपने सुना मिलिंद पवार को, जो कि राहुल गांधी के वकील हैं, बता रहे थे कि क्या कुछ राहुल गांधी ने पुणे की अदालत के सामने रखा डिफेमेशन के मामले में। लेकिन इसके जवाब में सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। मेरे सहयोगी अक्षय कुड़केलवार ने रणजीत सावरकर से बात की। पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक डिफॉर्मेशन केस में आवेदन देते हुए राहुल गांधी इन्होंने स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में काफ़ी कुछ खुलासे किए और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनायक दामोदर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, राहुल गांधी ने जो आवेदन उनके खिलाफ स्वातंत्र्यवीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी की थी और डिफॉर्मेशन केस था, उस आवेदन में ऐसा बताया गया है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर के और महात्मा गांधी जी के जो हत्यारे थे नथुराम गोडसे, उनके जो है पारिवारिक संबंध थे। किस प्रकार इसका जवाब दोगे आप? देखो, ये राहुल गांधी की मूर्खता का परमोच्च अध्याय है। ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये झूठे मनगढ़ंत आरोप बताते हैं। अब सत्य ये है कि मेरे चाचा अशोक सावरकर जी ने गोपाल गोडसे जी की पुत्री हिमानी जी से जो विवाह किया वो सावरकर मरने के कई साल बाद किया। तो सावरकर नथुराम गोडसे के कैसे नथुराम गोडसे भी फांसी गए थे, सावरकर भी चल गए थे, उसके बाद ये विवाह हुआ। वो उनका पर्सनल चॉइस था कौन किससे विवाह करे। जिक्र किया गया कि दामोदर सावरकर जो है उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कहीं ना कहीं जो ये कनेक्शन हर बार लगाया जाता है कि गांधी की किस प्रकार हत्या हुई, उस वक्त दामोदर सावरकर की क्या भूमिका थी, तो इस बात का भी जिक्र ये अर्जी में आवेदन में राहुल गांधी ने फिर से एक बार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि कपूर कमीशन में भी कहीं सावरकर को दोषी नहीं माना। ये सब कांग्रेस का झूठा प्रचार है और ये इनकी तो सत्ता गई तो वापस सत्ता पे आने के लिए ये मुसलमान मतों का ध्रुवीकरण करने की ये सब चीज़ें कर रहे हैं और ये इन्होंने बंद कर देना चाहिए। और मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट को एक अपील करूंगा और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कि ये न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए सावरकर की और बदनामी कर रहे थे, इसके ऊपर भी कार्रवाई हो। चलिए, ये तो थी अदालत की बात कि अदालत में राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके जवाब में सावरकर के पोते का क्या कहना है। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक जमीन पर भी हलचल हो गई है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जो कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की साथी दल है, उसके एक नेता बाला दराड़े नासिक के हैं, उनकी तरफ से काफी उग्र प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ये कहा है कि अब अगर राहुल गांधी नासिक आते हैं तो उनके मुंह पर कालिख पोत दी जाएगी और उन पर पथराव किया जाएगा। सुनिए क्या कहा।
की नाशिकमध्ये राहुल गांधी यायच्या अगोदर त्यांच्यावर आमच्या नाशिकचे ॲडव्होकेट मनोजजी पिंगळे सर आहे, त्यांनी त्यांच्यावर कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे व त्यांना समज बजावलेला आहे राहुल गांधीने या घटनेचं. तर राहुल गांधी येत्या महिना 2 महिन्यामध्ये नाशिकला येणार आहे. जेव्हा ते नाशिकला येतील तर माझी महाराष्ट्रात यायच्या अगोदर राहुल गांधींना एक महाविकास आघाडीतील घटक म्हणून विनंती की त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची त्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी. अन्यथा नाशिकमध्ये यायच्या अगोदर एक शिवसैनिक म्हणून आम्ही त्यांना काळं फासू, त्यांच्यापर्यंत जर पोहोचू शकलो नाही तर आम्ही निदान त्यांच्या ताफ्यावर तरी दगडफेक करू. ही माझी वैयक्तिक शिवसैनिक म्हणून भूमिका आहे व मी त्या भूमिकेवर ठाम आहे. तो आपने सुना कि नासिक के शिवसेना नेता यूबीटी के वो क्या कह रहे थे. अब इसके जवाब में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस ने मांग की है कि राहुल गांधी को लेकर इस तरह का बयान देने वाले नेता के खिलाफ उद्धव ठाकरे को कार्रवाई करनी चाहिए. सुनिए अतुल लोढ़े ने क्या कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं. जो कुछ भी बात नासिक में उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ता ने की है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे और संजय राउत तय करेंगे. उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए. रही बात तो ये विचारधारा की लड़ाई है, स्पष्ट तरीके से राहुल जी कह चुके हैं. हमारी विचारधारा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी है. उनकी विचारधारा सावरकर हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से सावरकर की जो भूमिका रही स्वाधीनता संग्राम में, इस देश के फालवनी में, इस देश के विभाजन में, और जिस तरह से उन्होंने आजाद हिंद सेना का विरोध किया था, हिंदू मुस्लिम लीग से उन्होंने जिस तरह से एक गठबंधन किया था सरकार बनाने के लिए, जिसका जो विभाजन के लिए मजबूर होना पड़ा देश को, तो ये बात सबके सामने तय है. तथ्यों और साक्ष्यों के साथ में ये बातें जो सामने है, तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है इसमें राहुल जी पक्के हैं. कोई सावरकर गांधी को हरा नहीं सकता. तो ये कोई पहली बार नहीं है जब सावरकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हो. इसके पहले भी कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं और इस पूरी खबर में आगे क्या होता है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे. लेकिन अब आइए वापस चलते हैं दिल्ली हमारे सहयोगी विकास के पास. जितेंद्र दीक्षित, आपका हमारे दिल्ली के बाद हम लखनऊ चलेंगे पंकज झा के पास, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने विस्तार से खबर रखने जा रहे हैं कि कैसे पीओके भारत का हिस्सा बनेगा. आज दावा किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा. पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बातचीत होगी, ये भी राजनाथ सिंह ने साफ कहा है. पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं. पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं. राजनाथ सिंह ने आगे जोड़ा, रही बात आतंकवाद की तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. राजनाथ सिंह सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोल रहे थे. सुनवाते हैं आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है. हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है. अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी. साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं. आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं. हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे. तो एक बार समझते हैं कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से हमारे जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है, जिसको लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर होगी. तो जम्मू कश्मीर इसका 2,22,336 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने 1947 में मुजाहिदीनों के हमले के बाद कब्जा कर लिया था और इसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए और जो जहां था वहीं थम गया और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया. अभी भारत के पास 1,06,566 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और पीओके का क्षेत्रफल लगभग 72,935 वर्ग किलोमीटर है. यानी कि जो कुल
जम्मू कश्मीर है उसका 2,22,336 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में से 72,935 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे दिया है। चीन अधिकृत कश्मीर में अक्साई चीन का 37,555 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। कुल मिलाकर 42,735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। तो ये वो जो आंकड़े हैं हमने आपके सामने रखे कि किस तरह से पाकिस्तान ने पीओके का वो इलाका अपने कब्जे में ले रखा है और अब देश की स्थिति साफ है कि वो हिस्सा जल्द ही भारत में शामिल होने वाला है। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा पीओके न केवल बहुत खूबसूरत है बल्कि वहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज और संपदा भी है। भारत का ये अभिन्न हिस्सा है और ये कई बार स्पष्ट कर चुका है भारत। कई जीवन दायिनी नदियाँ जो है इस इलाके से निकलती हैं। नीलम, झेलम और पुंछ नदी इसी इलाके से निकलती है। बेशकीमती रत्नों से भी पीओके भरा हुआ है। ग्रेफाइट, लिमोनाइट, मार्बल की खदानें हैं यहाँ पर। इसके अलावा लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला और ग्रेनाइट के प्रचुर भंडार इस इलाके में यानी कि पीओके में हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक शारदा शक्तिपीठ भी पीओके में है और यहाँ पर लंबे समय तक हिंदुओं को पहले जाने की इजाज़त भी थी। तो अब ये साफ हो चुका है कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा जल्द बनेगा। रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है और ये जो भारत की कोशिश है कि अब पाकिस्तान जब भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो इस बार जब भारत रिटेलिएट करेगा तो केवल रिटेलिएशन नहीं होगा बल्कि पीओके को भी भारत में मिला लेगा। हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक बोहरा साहब जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा साहब। सवाल ये है कि रक्षा मंत्री जो दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही पीओके हमारा होगा और पीओके में रहने वाले जो तमाम नागरिक हैं वो भी ये कहने लगेंगे कि भारत के हम हिस्से हैं। और हमने देखा भी पिछले कुछ सालों में कि पीओके के बड़े इलाके में जब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो वो इस बात की मांग करते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी दीपक बोहरा जी। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया बेसिक इशू क्या है पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और फिर मैंने हमारे रक्षा मंत्री पीएम साहब की जो कहते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5-6 साल से जो हम बात करते रहे सर, जो मैं देख रहा हूं इस समय, ये हम लोग चाणक्य की 3 जो उसके पिलर्स होते हैं उसकी नीति के, किस तरह से आपने जो आपका दुश्मन है निपटना है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक डिले। अगर उसने कुछ किया है, मैं आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, उसको कंफ्यूज हो जाने दो कि मैं क्या करने वाला हूं, कब करूंगा। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन उसके मन में, भाई ये यहाँ हमला करेगा, उधर करेगा, ऊपर से करेगा, नीचे से करेगा, आगे से करेगा, पीछे। और फाइनल होता है स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन। ये तो हमने उनके जो आतंकी कैंप थे उनसे कर दिया। अब पीओके की जहां तक बात है, हम पहले लेवल पे हैं, विच इज स्ट्रेटेजिक डिले। हम कल नहीं जा रहे, परसों नहीं जा रहे। हमारे आपके रक्षा मंत्री ने उनके मन में जो उसके वहां पे बैठे हुए हैं बेवकूफ, वो क्या नाम है, मुल्ला, मैड मुल्ला मुनरिया, पिंजड़े वाली मुनरिया, उसके मन में ये है कि ये कह तो रहे हैं कि हम लेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहा कब करेंगे। तो उसका तो बेवकूफ का दिमाग है कि आप बताओ कल, परसों, तरसों कब करने वाले। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज, बड़ा तगड़ा गया। दूसरा उसने कहा कि वहां के लोग खुद वापस आना चाहेंगे। सब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था 90s में, जब प्यार से मैं उनको कहता हूँ बिल्लू भाई क्लिंटन, जब उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो बिल्लू भाई से लोगों ने पूछा कि भाई तेरे को क्यों वोट करें, जॉर्ज बुश को नहीं। तो उसने वो कहा जो हमेशा के लिए मैं याद रखूंगा जब तक जीवित रहूंगा, 74 साल की मेरी उम्र है। उसने कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब आर्थिक व्यवस्था तगड़ी होती है आपको किसी चीज की सफाई देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। अब आप पर कैपिटा इनकम पीओके का देख लीजिए, और अब ये मेरे फिगर्स नहीं है सर, ये ग्लोबल फिगर्स है, वर्ल्ड बैंक फिगर्स है, यूएनडीपी फिगर्स है। हमारा जो है सर, सुनिए इसको बड़े ध्यान से, जो हमारा कश्मीर का जो ऑल ऑफ कश्मीर इज जो, लेकिन जिस एरिया हमारे पास है सर, 9 गुना 9 टाइम्स मोर पर कैपिटा हमारी है ना कि उनकी सर। वहां के लोग सब देखते हैं आपके जरिए और आउटस्टैंडिंग चैनल, आप दिखाते हैं कि भारत में, श्रीनगर में, कश्मीर में, पहलगाम में क्या क्या हो रहा है, डेवलपमेंट कैसी चल रही है। वहां पे सिनेमा शुरू हो गया, होटल, कुछ नहीं है पीओके में, नथिंग। जो मेरे दोस्त वहां के हैं, अब 2 देश छोड़ के भाग गए, अब यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स, वो भी मुझे कहते हैं कि एम्बेसडर एक चीज हमको आपसे कहनी चाहिए थी कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उन लोगों की होगी दूसरी डी देश के साथ, वो होगी दुश्मनी।
और दुश्मनी अब शुरू हो गई। सो इसमें कुछ करना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और फिर देखिए क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा साहब आपका। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी तुलसी पीठ के प्रमुख रामभद्राचार्य के आश्रम पहुंचे। वहां पर उन्होंने जगत गुरु से मंत्र की दीक्षा ली और बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में रामभद्राचार्य ने उनसे पीओके मांग लिया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है रामभद्राचार्य ने। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। तुलसी पीठ के प्रमुख रामभद्राचार्य ने भी पीओके मांग लिया है आर्मी चीफ से। तो अब ये तय है कि आर्मी चीफ को अपने कार्यकाल में ही गुरु दक्षिणा भी चुकानी होगी। इस खबर पर जो भी होगा सबसे पहले अपडेट आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे, लेकिन अगले अपडेट के लिए चलते हैं हम लखनऊ पंकज झा के पास। यूपी में ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर का दौर जारी है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यूपी में पांव पसारने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली स्पेशल सेल से मिले इनपुट के आधार पर यूपी की एसटीएफ ने आज हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर को मार गिराया। नाम है उसका नवीन कुमार, जिस पर मकोका समेत 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल के दिनों में ये पश्चिमी यूपी में काफी एक्टिव हो गया था। इसी पर दिल्ली के एक व्यापारी नवीन जैन की हत्या का भी आरोप है। करीब 1.5 घंटे तक ये पुलिस मुठभेड़ चला, जिसमें कई राउंड की फायरिंग हुई और आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर, जो कि हाशिम बाबा के साथ मिलकर अपराध करता था, नवीन कुमार मारा गया। बीते 24 घंटों में यूपी के अलग अलग शहरों में कुल 14 पुलिस एनकाउंटर हुए। गाजियाबाद में नोएडा पुलिस के कांस्टेबल की हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है और मैसेज यही दिया जा रहा है इन लगातार पुलिस मुठभेड़ों के जरिए कि अगर अपराध किया तो फिर गोली खाओगे। पुलिस की फाइल में जिसमें अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है उसे फुल एनकाउंटर कहते हैं, और जिसमें अपराधी को गोली लगती है उसे हाफ एनकाउंटर कहते हैं। तो फुल एनकाउंटर के तौर पर आज हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर मारा गया। तो अलग 13 पुलिस एनकाउंटर में, जिसमें नोएडा में 2 पुलिस एनकाउंटर हुए आज तड़के। इसी तरीके से लखनऊ में भी गैंग रेप करने वाले एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया गया। ये तो रही कि यूपी में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पुलिस तंत्र मजबूत हो रहा है, अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब एक बात और भी, पश्चिमी यूपी के कई लोग इन दिनों दुबई से सोने लाकर उसकी तस्करी करते हैं। आपको एक कहानी के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये नेटवर्क काम करता है। 4 लोग दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। उनको लेने के लिए यूपी के रामपुर से 2 लोग गए थे। ड्राइवर समेत 7 लोग दिल्ली एयरपोर्ट से रामपुर के लिए रवाना हुए। जब मुरादाबाद हाईवे पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनका अपहरण कर लिया। इस बात की जानकारी वहां हाईवे पर मौजूद पुलिस फोर्स को भी मिली। दोनों के बीच में एक तरीके से मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में अपहरणकर्ताओं में से 2 धर दबोचे गए और वो फायरिंग में घायल भी हो गए। पता चला कि ये उन लोगों का अपहरण करने के लिए आए थे जिनके पास सोना है। आखिर सोना है कहाँ? पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इन्होंने सोने के कैप्सूल यानी गोल्ड कैप्सूल खा लिया था दुबई में, और इस तरीके से वो सोने की तस्करी करते थे। एक व्यक्ति 4-4, 5-5 गोल्ड कैप्सूल जिसका वजन करीब 30 से 35 ग्राम है, इन्होंने अपने पेट के अंदर में छुपा रखा था। और इस तरीके से ये बड़े नेटवर्क का पता चला, जिसमें फाइनेंसर भी शामिल हैं, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर भी शामिल हैं, ज्वेलर भी शामिल हैं, और पश्चिमी यूपी के कई लोग, खासतौर से रामपुर के लोग, इसी तरीके से दुबई से सोने की तस्करी भी करते हैं। आपको बताते चले कि 2 महीने पहले भी कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रानिया राव के पास से भी इसी तरीके से सोना बरामद हुआ था, करीब 12.5 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से इस रामपुर की घटना के बारे में आज जानकारी लेते हैं कि कैसे इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। बात करते हैं मुरादाबाद के एसपी हैं रणविजय सिंह, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणविजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? जी, मैं सुन रहा हूँ, आपको आपकी आवाज आ रही है। एक बात बताइए, ये आमतौर पर तो ये माना जाता कि कुछ लोग अपहरण करने के लिए पहुंचे हैं मुरादाबाद में 7 लोगों का, जिसमें कि ड्राइवर समेत 7 लोग थे, जिसमें 4 लोग दुबई से आए थे। ये पता कैसे चला कि इनके पास सोने का कैप्सूल है? कैसे एक्सरे हुआ? किस तरीके से, जरा सा इसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताइए कि सोने की तस्करी कैसे होती है और क्या वजह है कि पश्चिमी यूपी के लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं खाड़ी के देशों से? देखिए, जो अब तक हम लोगों ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आई हैं चीजें, उसके हिसाब से जैसा कि आपने ही बताया
कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को किडनैप किया गया है और उस सूचना पे तत्काल बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए हम लोगों ने जो किडनैपर्स थे उनको घेरा और उसके बाद उस घेराबंदी में इनकाउंटर हुआ। उसमें दो अरेस्ट हुए, दोनों घायल भी थे। उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। उन लोगों से पूछताछ की गई कि आखिर में उन्होंने इस किडनैपिंग को क्यों किया था। तो मोटिव के रूप में उन्होंने ये बताया कि इनके पास गोल्ड है और ये गोल्ड कंसील अपने स्टमक में कंसील करके ले जा रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगा हम लोगों को, लेकिन उसके बाद जो लोग थे उन लोगों को भी हम लोग लगा के थाने पर पूछताछ की। इनिशियली उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया, लेकिन उसके बाद जब मेडिकल हो रही थी उस जो इनकाउंटर वाले मुकदमे में, उसमें इनका भी मेडिकल कराया गया जो किडनैप्ड थे। और उसके बाद इन लोगों से हम लोगों ने एक बार इनका स्कैनिंग भी करा लिया, क्योंकि इस तरह की बातें बताई गई थी कि ये लोग अपने कंसील करके और गोल्ड लेके आ रहे हैं। तो वहाँ स्कैनिंग में कुछ मेटल्स दिखे और डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ कुछ ऐसा चीज़ है जो मेटल्स के रूप में है और इसको निकालने के बाद ही देखा जा सकता है। फिर हम लोगों ने मेडिकल सुपरविजन में इनको दिया और हमारी अपनी जो फील्ड यूनिट की टीम थी वो भी वहाँ लगी। उसके बाद जब इन लोगों से कहा गया, फिर इन लोगों ने वॉलंटरीली इजेक्ट करके जो चीज़ें निकाली वो देख करके हम लोग को भी वही चीज़ें जो बात बताई गई थी वो चीज़ें साबित हुई। विजय जी, मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ कि ये तो 4 लोग जो पकड़े गए, ये तो मोहरे होंगे जिनको कुछ पैसे दिए गए होंगे और ये वहाँ से इस तरीके से गोल्ड लेकर आते हैं, गोल्ड कैप्सूल। लेकिन इनके पीछे का वो चेहरा जो ज्वेलर होंगे, फाइनेंसर होंगे, वो क्या आपकी पकड़ में आए हैं? वो कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं? देखिए, उसमें से ये बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है। अब तक की जो फाइंडिंग्स हम लोग की है उसके हिसाब से इसमें इस नेटवर्क में काफ़ी लोग हैं और उसमें जैसा कि आपने बताया, इसमें बेसिकली जो चारों हैं इन्होंने अपने आप को कैरियर बताया है और इनको एक बार जाने में इनको 20,000 to 30,000 रुपीज़ इनको दिया जाता है, जैसा कि इन लोगों ने अभी तक बताया है। हालांकि इसको हम लोग और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और भी अच्छे तरह से इसकी तहकीकात हो रही है। और इनका ये कहना है कि इनके कुछ फाइनेंसर्स हैं जो ये सारा जो भी प्रोसेस है वो जानते हैं और इनको केवल जाकर के वहाँ दुबई से और लेकर के इसको आ जाना होता है। बाकी जहाँ से इनको सामान मिलता है इसको अपना स्वेलो कर लेते हैं और उसके बाद इनको आकर के यहाँ पे डिलीवर कर देना होता है। मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके तो हिसाब अभी से। भी कहानी तो कहा जा सकता है रणविजय जी कि बड़े चेहरे अभी भी बेनकाब होने बाकी हैं और इसके कई सारे रूट हैं कि कुछ लोग दिल्ली उतरते हैं, कुछ लोग काठमांडू उतरते हैं और फिर इस तरीके से यूपी आते हैं, गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। रणविजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।